अध्याय 28 संपादन। नगण्य एकजुटता से उबलते कक्षा के माहौल में अंग्रेजी शिक्षक शांत नहीं बैठ सके और उन्हें 2 बार खांसना पड़ा। बोर्ड पर दस्तक देनी पड़ी और कहना पड़ा, आदेश, क्लास का समय हो गया है। जिया जिक्सुआन धीरे धीरे अपनी सीट पर वापस चला गया। गुस्सी ने अपनी आंखों से उसका पीछा किया। उसके मुंह के कोने पर चोट के निशान देखे, फिर ध्यान से अन्य स्थानों को देखा, यहाँ तक कि उसके चलने की मुद्रा पर भी ध्यान दिया। अंत में निर्धारित किया कि उसके मुंह के कोने के अलावा कोई अन्य चोट नहीं थी। अन्य 4 लोगों के बैठने के बाद शिक्षक ने उस अंग्रेज अधिकारी को याद दिलाने के लिए कहा जो स्तब्ध था, आप पढ़ना जारी रखें। गुस्सी ने अपना संयम वापस पाया और अजीब तरह से पढ़ना जारी रखा। पढ़ने के बाद शिक्षक ने व्याख्यान देना शुरू कर दिया। इस समय गुस्सी वास्तव में अपनी चिंता को और अधिक दबा नहीं सकती थी। आगे पीछे सोचते हुए उसने धीरे से कागज का एक टुकड़ा फाड़ा और उस पर लिखा, क्या प्रिंसिपल तुम्हें सजा देंगे? जब शिक्षक अपनी पीठ मोड़कर बोर्ड पर लिख रहा था तो उसने कागज को एक गेंद में समेटा और उसे जिया जिक्सुआन की मेज पर फेंक दिया। फिर उसे एक नज़र से देखा। उस अस्पष्ट क्रिया को झेंग पेपेई ने देखा। उसने अपना हाथ हिलाया और फुसफुसाया, मत देखो तो आपके पेपर पास करने के कौशल वास्तव में इतने कुशल हैं। गुस्सी ने हल्के से खांसते हुए कहा, यह सिर्फ एक विशेष स्थिति है। जिया जिक्सुआन ने कागज खोला, उस पर कुछ शब्द लिखे और उसे एक गेंद की तरह मोड़ दिया। उसने गुस्सी को देखा, अपना हाथ बढ़ाया और उन दोनों के बीच के रास्ते पर अपना हाथ रखा। गुस्सी द्वारा कागज को अपनी हथेली में लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने उसे सीधे उसके पास क्यों नहीं फेंका? गुस्सी मन ही मन नाराज हो गया और जल्दी से कागज को अपने हाथ में लेने के लिए आगे झुका। उसकी उंगलियों ने हल्के से उसकी हथेली को छुआ, जिससे गर्मी मिली। जिया जिक्सुआन ने चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया। गुस्सी ने पढ़ने के लिए कागज खोला और झेंग पेपेई भी पढ़ने के लिए झुक गया। कागज पर सुंदर लिखावट पढ़ी गई, क्या तुम मेरे बारे में इतनी चिंतित हो? कक्षा में भी अधीर। गुस्सी। झेंग पेपेई ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। गुस्सी ने बड़बड़ाते हुए कहा, घृणास्पद। सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उसे चिढ़ाते हुए कहा। त्रिना बोई बोई फुसफुसाए, वह अभी भी फ्लर्ट करने के मूड में है, इसलिए कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ कौन फ्लर्ट करेगा? कुतुक ने ऐसा कहा लेकिन उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। यह सबसे अच्छा है कि आप अब उस पर ध्यान न दें ताकि वह आत्मसंतुष्ट न हो जाए। जैसे ही झेंग पेपेई ने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि गुस्सी ने कागज पर कुछ लिखा था। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या लिखा है। गुस्सी ने अपना हाथ वापस खींच लिया, उसे देखने नहीं दिया और कहा, यह कुछ भी नहीं है, बस उसके बुरे और तुच्छ व्यवहार को खत्म कर रही हूँ। जबकि शिक्षिका ध्यान नहीं दे रही थी, उसने जल्दी से कागज को जिया जिक्सुआन की मेज पर फेंक दिया। तेज और फुर्तीला बनो, बहादुर और सतर्क रहो। सी, मुझे लगता है कि तुम्हें अब एक शीर्ष छात्र नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास एक खराब छात्र होने की अधिक प्रतिभा है। झेंग पेपेई ने प्रशंसा की। गुस्सी। वह एक पल के लिए चुप रही और फिर बोली, मेहनत से पढ़ाई करो, भविष्य की ओर देखो। दूसरी मेज पर जब पेपर जिया जिक्सुआन की डेस्क पर गिरा, इससे पहले कि वह उसे उठा पाता, लू जियाए ने उसे पहले ही छीन लिया। जिया जिक्सुआन की ठंडी निगाह उस पर पड़ी। लू जियाए ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों क्लास के दौरान चुपके से क्या बात कर रहे हो। लू जियाए, क्या तुम मरना चाहते हो? हाची तुयेन का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं इसे देखना चाहता हूँ। ल्यूक जिया डीप ने वाक्पटुता से कहा, एक तरफ मुड़ा और पढ़ने के लिए पेपर खोला।
क्या प्रिंसिपल उसे सजा देंगे? जैसे ही उसने पहली लाइन पढ़ी, पेपर छीन लिया गया। हे भगवान! आप! नमस्ते शिक्षक। लू जियाए का क्रोधित भाव तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान में बदल गया। शिक्षक ने कागज का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ाया और कहा, आप कक्षा में व्याख्यान नहीं सुनते और पत्र इधर उधर करते रहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरी कक्षा को पढ़कर सुनाऊं ताकि देख सकूं कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? शिक्षक, ऐसा मत करें। लू जियाए ने कहा, अगर यह आपका पत्र होता तो ठीक होता, लेकिन यह उस शैतान जिया झिकसुआन का था। कक्षा में हर कोई ध्यान से सुन रहा था। कागज की सामग्री को बहुत रोमांचक मत बनाइए। गुस्सियाई ने अपना सिर मेज पर रख दिया, वह मरना चाहती थी। शिक्षक ने लू जियाए की दयनीय विनती भरी आंखों को नजरअंदाज कर दिया और पोडियम की ओर मुड़े, चलते चलते पढ़ते हुए। क्या प्रिंसिपल ने आपको सजा दी? क्या आप मेरे बारे में इतने चिंतित हैं? तुम कक्षा में भी अधीर रहते हो। यह सही है। मैं तुम्हारी चिंता है। समस्या क्या है? क्या यह ठीक नहीं है? यह सुनकर पूरी कक्षा में गपशप शुरू हो गई। लू जियाए को यह किसने लिखा है? लहजा उसकी गर्लफ्रेंड जैसा लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? मुझे नहीं पता। क्या आश्चर्य है, न केवल वे उत्सुक थे, बल्कि शिक्षक भी उत्सुक थे। पढ़ने पर पत्र की सामग्री बहुत अंतरंग महसूस हुई। शिक्षक पोडियम पर खड़े होकर लू जियाए को दबाते हुए, आपको यह पत्र किसने भेजा है? लू जियाए रोना चाहता था। शिक्षक, चूंकि आपने पत्र पढ़ लिया है, इसे जाने दें। क्या आप मेरे लिए कुछ सम्मान बचा सकते हैं? शिक्षक ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो मैं यह पत्र आपकी होमरूम शिक्षिका को दे दूंगा। वह पूरी कक्षा के साथ लिखावट की तुलना करके पता लगाएगी कि इसे किसने लिखा है। अरे नहीं, ऐसा करने से न केवल डिम्पल वाली छोटी बहन का पता चलेगा, बल्कि उस भूत देवता का भी पता चलेगा। लू जियाए ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। वह वास्तव में चीजों को और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसका चेहरा बेहद दर्दनाक था जब उसने कहा, मैं खाई, लेखक त्रिना बोई बोई हैं। हम करीबी दोस्त हैं। उन्होंने मुझे लड़ते हुए देखा तो वे चिंतित हो गए और मेरी स्थिति के बारे में पूछा। मैंने उन्हें थोड़ा चिढ़ाया। गुस्सियू के कान लाल हो गए थे, मानो उनमें से खून बहने वाला हो। अचानक आए इस बदलाव को देखकर वह स्तब्ध रह गई। त्रिना बोई बोई ने अपनी आंखें चौड़ी करके पूरी क्लास की चौकस निगाहों का स्वागत किया। क्या यह तुम हो, त्रिना बोई बोई? शिक्षक ने पूछा। गुस्सियी ने अपने होंठ काटे। इसे स्वीकार करने के लिए खड़ी होने वाली थी, लेकिन झेंग पेई पेई ने अपनी शर्ट खींची और खड़ी हो गई। माफी मांगने में झेंग पेई पेई का रवैया बहुत ईमानदार था। शिक्षक, मुझे माफ करें। मैं बस उसकी बहुत परवाह करता हूँ। इसलिए मैं कक्षा के दौरान इस तरह से पत्र लिखने के लिए इतना उत्सुक था। मैं वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में फिर कभी वही गलती नहीं करूँगा। उसे यह कहते हुए सुनकर शिक्षक को कुछ पल के लिए समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। एक लड़की को डांटना उसी तरह से सख्त नहीं हो सकता जैसा कि एक लड़के को होता है, क्योंकि लड़कियां आसानी से शर्मिंदा और आहत हो जाती हैं। शिक्षक कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर बोले, बैठ जाओ। अब से तुम्हें व्याख्यान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर कुछ कहना है तो कक्षा के बाद तक प्रतीक्षा करो। धन्यवाद शिक्षक। त्रिना बोई बोई को राहत महसूस हुई और वह बैठ गया। गुरुजी, क्या मैं अब बैठ सकता हूँ? लू जियाए ने उम्मीद से पूछा। तुम बस वहीं खड़े हो। पढ़ाई के प्रति तुम्हारा रवैया बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। तुम दोनों ने क्लास में पत्र लिखे, शिक्षक तुम्हारे साथ अलग व्यवहार क्यों करते हैं? लू जियाए ने बड़बड़ाते हुए कहा। अवधि के शेष आधे भाग में पूरी कक्षा आज्ञाकारी ढंग से पढ़ाई करती रही।
जब तक कि घंटी नहीं बजी और शिक्षक कक्षा से बाहर नहीं चले गए। गुसी ने झेंग पेपेई से कहा, मुझे खेद है, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। नहीं, जिसने मुझे चोट पहुंचाई वह तुम नहीं थे, वह कमीना था, और मैंने स्वेच्छा से तुम्हारा दोष अपने ऊपर ले लिया। त्रिनबोई बोई ने ल्यूक जिया डीप को घूरते हुए कहा, वह अपने दांत पीस रही थी। अपनी बात खत्म करने के बाद वह खड़ी हुई और ल्यूक जिया डीप की ओर जानलेवा इरादे से चली गई। ल्यूक जिया डीप ने उस जानलेवा इरादे को महसूस किया और तुरंत दोषी महसूस किया, डर गया, अपने हाथों को अपनी छाती के सामने पकड़ लिया और माफी की भीख मांगी। बहन बोई, मैं गलत था। मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दें। वह अभी भी हाची तुयेन के घर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाची तुयेन तुरंत खड़ी हो गई, जिससे त्रिनबोई बोई को कार्रवाई करने का रास्ता मिल गया। मैं वास्तव में पागल हूँ। अगर मैं आज तुम्हारे चेहरे पर तब तक मार नहीं लगाऊंगा जब तक कि वह खिल न जाए, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि आड़ू के फूल गुलाबी क्यों होते हैं। त्रिनबोई बोई ने किताब पकड़ी और ल्यूक जिया डीप का पीछा किया। भाग जाओ। तुम फिर भागो। तुम फिर से दौड़ने की कोशिश करो। त्रिनबोई बोई ने पीछा किया और कोतुउक से कहा, तुउक, सभी कक्षाओं के दरवाजे बंद करो। मैं दरवाजा बंद करके कुत्ते को पीटना चाहता हूँ। गुसियाई। लू जियाए कक्षा में भाग गया, घूमा और गुसियाई पर चिल्लाया, डिम्पल वाली छोटी बहन, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। मेरे साथ व्यवहार करने के लिए पेई पेई के साथ सहयोग मत करो। मुझे याद है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत नेक हो, इसलिए मैं पेई पेई की मदद करूँगा। गुसी ने दौड़कर सभी दरवाजे बंद कर दिए। कक्षा में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग वहां बैठकर मौज मस्ती देख रहे थे, जबकि दूसरे बाहर दालान में खड़े होकर अंदर देख रहे थे। सभी सहपाठियों को गपशप पसंद आ रही थी, और वे उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झेंग पेपेई और लू जियाए एक जोड़े होंगे। अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है न? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। झेंग पेईपे ने सैन्य प्रशिक्षण भी नहीं लिया है, अभी तो सिर्फ आधा महीना हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भाई लू वाकई कमाल का है। झेंग पेईपे भी सुंदर है, उसका फिगर भी अच्छा है। बूढ़ा लू किस्मत वाला है। हालांकि झेंग पेईपे गुसी से थोड़ी कमतर है, लेकिन अगर हमारी क्लास की लड़कियों में से उसे रैंक किया जाए, तो वह टॉप 3 में आने के लिए काफी अच्छी है। मुझे अभी भी गुसी जैसी लड़कियां ज्यादा पसंद है। जब वह मुस्कुराती है तो बहुत सुंदर लगती है, उसका पॉलिश बहुत बढ़िया लगता है, उसके पैर मॉडल की तरह लंबे और चिकने हैं, बहुत करिश्माई। पूरी 10वीं कक्षा में मुझे लगता है कि वह सबसे अच्छी है। क्या गुसी कोई ऐसी है जिसे तुम पसंद कर सकती हो? इसके बारे में सपने में भी मत सोचो, उसके पास पहले से ही जिया जिक्सुआन है। नहीं, मैंने सुना है कि जिया जिक्सुआन उसका बड़ा भाई है। दोनों परिवारों के माता पिता के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। जिया जिक्सुआन की मां ने गुसी को अपनी दत्तक पुत्री के रूप में गोद भी लिया था। फिर उसके पास उसकी रक्षा के लिए जिया जिक्सुआन का बड़ा भाई है। क्या तुम उसके साथ इस तरह फ्लर्ट कर सकती हो? लू मिंग उस आदमी के साथ फ्लर्ट करना चाहती थी जो अभी अस्पताल में था। अच्छा। दूसरे के साथ उसकी वर्दी जैकेट, एक गुंडे की एक बिट देख रही है, मुस्कुराती है और कहती है, शर्मिंदा क्यों हो, टाइगर, मुझे तुम्हारा ध्यान पसंद है। अध्याय 29। संपादन नगन ने कोतुउक ने अपनी कमीज खींची, दुखी होने का नाटक किया और हाची तुयेन की ओर न देखते हुए चुपचाप त्रिनबोई बोई और ल्यूक जिया डीप के बीच खूनी कत्लेआम को देखती हुई दूर चली गई। शर्मिंदा, हाची तुयेन आगे झुकी और फुसफुसाकर बोली, मैं अब तुम्हारी परवाह नहीं करना चाहती।
गुसी ने उदास होकर कहा। वह उसके बारे में बहुत चिंतित थी, लेकिन वह केवल उसे चिढ़ाना जानता था। जिया जिक्सुआन ने देखा कि वह बटेर की तरह थी और मजाक करना बंद कर दिया। कहा, आपको कोई विशेष सजा नहीं मिली। लू मिंग को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमें उसके चिकित्सा खर्चों का ध्यान रखना है। दोनों कक्षाओं के बाकी छात्रों की आलोचना की गई थी। जिया जिक्सुआन शहर का शीर्ष छात्र था, लोंगक्सिंग स्कूल का चेहरा। भले ही प्रिंसिपल ने उसकी पृष्ठभूमि पर विचार न किया हो, फिर भी वह स्कूल की प्रतिष्ठा को महत्व देगा और उसका रिकॉर्ड खराब करने के लिए उसे दंडित नहीं करेगा। हालांकि लू मिंग को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके द्वारा पहले सब कुछ था। यह अपने मुंह के कोने पर लागू करता है। यह आपके लिए है। उस लू आदमी के साथ पूरी तरह से निपटेंगे। दोपहर की आखिरी क्लास खत्म हुई। लू जियाए ने कहा, आज की लड़ाई में टेंडन घायल हो गए हैं। उन्हें ठीक होने की जरूरत है। भाई बहन कुछ खाना चाहते हैं। लू परिवार मेहमानों को दावत दे। सुहान ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार उस जगह पर बुफे अच्छा था। आप हमें एक और भोजन कराएं। लू जियाए का उदार व्यवहार तुरंत बह गया। मैं अपने माता पिता की जेब खर्च पर जीने वाला एक दयनीय बच्चा हूँ। मेरी तुलना भाई जिया से मत करो, ठीक है? झो जियाओ ने दिल खोलकर हंसा। क्या यह हो सकता है कि आप हमें स्कूल कैफेटेरिया में भोजन करा रहे हैं? जबकि हर कोई अभी भी उत्साह से चर्चा कर रहा था। जिया जिक्सुआन ने कहा, मुझे आज रात घर जाना है। आप लोग आपस में इस पर चर्चा करें। लू जियाए ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप पारिवारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर नहीं जा रहे हैं? जिया जिक्सुआन ने जवाब नहीं दिया, बस खड़े हो गए और कहा, मैं जा रहा हूँ। जब जिया जिक्सुआन कक्षा से बाहर चला गया, तो गुसी ने झुककर लू से पूछा, जियाये, उसने अपने परिवार से किस तरह की शिक्षा प्राप्त की? लू जियाये ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, लू मिंग को अस्पताल में भर्ती होने की हद तक पीटा गया था। लू परिवार इसे आसानी से नहीं जाने देगा। इतुयेन के माता पिता को इसके बारे में जरूर पता चलेगा। सुहान ने कहा, इतुयेन को हमेशा बहुत सख्ती से पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ हुआ? वह झो जियाओ ने उसे बीच में टोका। क्या यह सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई नहीं है? क्या कोई ऐसा लड़का है जिसने पहले लड़ाई न की हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है। ल्यूक जिया डीपने को तुक के चिंतित भाव को देखा और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके माता पिता उसके साथ क्या कर सकते हैं? जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता अभी भी मेरी देखभाल करते हैं और मुझे अच्छी तरह से पालते हैं। मैं भी इतुयेन की तरह बनना चाहती हूँ, इतनी सक्षम कि लोग मेरे साथ कुछ न कर सकें। गुसीई के प्रतिक्रिया करने से पहले झेंग पेपेई ने पीछे से आकर उसे बाहर खींच लिया, मेज पर थपकी दी और कहा, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि इतुयेन यहाँ नहीं है, तुम गुसीई पर हाथ रख सकती हो। मेरे कर्ज को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। बियर की कई बोतलें, उन्हें बोतल से पीना खाने के लिए अब बहुत आलसी था। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर चितुयेन भी शामिल होता तो वह बहुत कम बोलता, लेकिन जब तक वह यहाँ था यह काफी था। पहले उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन अब बकबक और डांट के बीच जब वह खुश महसूस करती और इधर उधर देखती, तो हाँ चितुयेन को न देखकर उसे अचानक लगा कि अब यह सब दिलचस्प नहीं है। उसके बिना वह स्वाभाविक रूप से दुखी हो गई। ल्यूक जिया दीप अभी भी अपनी असाधारण बहादुरी के बारे में शेखी बघार रहा था और अपनी बात खत्म करने के बाद उसने हाँ चितुयेन का जिक्र किया। उसकी ठंडी और उदासीन उपस्थिति से मूर्ख मत बनो। क्या तुमने उसे आज लड़ते देखा है? यह कहना होगा कि यह बहुत क्रूर था। ल्यूक मिन्हा, जो उसके साथ हाथापाई कर रहा था, वह सबसे गंभीर रूप से घायल हो गया था।
एतुयेन ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बार जब उसने किसी को पीटा तो उसकी माँ भी उसे नहीं पहचानती थी। तो हान ने बिना किसी दया के कुछ जानकारी दी। तो हाँ ची तुयेन के साथ दोस्त बनने से पहले उसे काफी पीटा गया था। चले जाओ। इस तरह हम अपने साथीपन को दिखाते हैं। आप जानते हैं, चू क्यू ने शराब के कुछ प्याले पी लिए थे, इसलिए वह सामान्य से ज्यादा बात करने लगा। जिया दीप बाहर से विद्रोही है, जबकि एतुयेन अंदर से विद्रोही है। दूसरे शब्दों में, जिया दीप एक फूल कढ़ाई वाला तकिया है, जबकि एतुयेन एक ऐसा व्यक्ति है जो छिपा हुआ है और प्रकट नहीं होता। छिपा हुआ और प्रकट नहीं, एक व्यक्ति जिसके पास प्रतिभा है लेकिन वह इसे छिपाता है ताकि दूसरे न जाने। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। लू जियाए ने झो कियाओ का वाइन कप लिया। मैंने तुम्हारे लिए जो वाइन खरीदी है उसे अब और मत पीना। जिया परिवार के घर पर। जिया गुआंग्यू ने चाय का कप उठाया और धीरे धीरे उसका आनंद लिया। उनकी पत्नी पेंग लिंग उनके बगल में बैठी थी, अपना फोन पकड़े हुए और अपने अधीनस्थों को एक टेक्स्ट संदेश भेज रही थी। जिया जिक्सुआन सोफे पर अकेली बैठी थी। अपना काम खत्म करने के बाद पेंग लिंग ने अपना फोन नीचे रखा और कहा, लू परिवार ने पहले ही मामला सुलझा लिया है। जिया गुआंग्यू ने सिर हिलाया। पेंग लिंग ने जिया जिक्सुआन को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसकी आवाज निराशा से भरी थी। तुम एक गिरोह का नेतृत्व करके लड़ाई कैसे कर सकती हो? हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम हमेशा तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनाना चाहते थे, और फिर भी तुमने ऐसा किया। जिया गुआंग्यू ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और धीरे से कहा, तुमने अपने दोस्त को इतना बुरा क्यों मारा? तुम दोनों में क्या झगड़ा है? हाँ ची तुयेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, कोई झगड़ा नहीं है। उसने ही लड़ाई शुरू की थी, इसलिए मैंने उसे मारा। मैंने कहा था कि मैं उसे मारूंगा, मैं उसे तुरंत मारूंगा। क्या तुम 3 साल के बच्चे हो? बंग लिन्ह ने फटकार लगाते हुए कहा, आज आपके माता पिता के साथ आपका झगड़ा हल हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर भविष्य में आप एक बड़ी समस्या पैदा करते हैं जिसका समाधान नहीं हो सकता है? अगर तुम्हारी वजह से मेरे पिता पर असर पड़ा तो क्या होगा? माँ ने तुम्हें कई बार कहा है, स्कूल में तुम्हें पता होना चाहिए कि कब विनम्र होना है, खासकर दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है। तुम जितने उत्कृष्ट हो, उतना ही तुम्हें विनम्र और धैर्यवान होना सीखना चाहिए। जिया जिक्सुआन ने अपना सिर नीचे कर लिया, अपना माथा पकड़ लिया, थकावट से कहा, मैं थक गया हूँ। मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाना चाहता हूँ। पेंग लिंग ने यह सुना और भी असंतुष्ट हो गया, डांटते हुए, मैंने अभी तुम्हें केवल कुछ शब्द कहे हैं और तुम पहले से ही सुनना नहीं चाहते हो क्या? तुम भविष्य में और भी बड़ी समस्याएं पैदा करोगे। माँ, इतनी सारी धारणाएं मत बनाओ, यह व्यर्थ है। हाँ ची तुयेन उठकर ऊपर चला गया। हाँ ची तुयेन, तुम 17 साल के हो, यह उम्र अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने की है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी सीमाएं जानते होगे, उन बुरे छात्रों की तरह नहीं जो दिन भर लड़ते रहते हैं। पेंग लिंग ने कहा कि जिया गुआंगू ने जिया के बारे में कहा। उसके हाथ पहले से ही नीले रंग की नसों से भरे हुए थे। जब वह छोटा था तब अपहरण किया गया था। यह अभी भी उसके दिल में एक अविस्मरणीय आघात था। उसका चेहरा सिर्फ काला था, इसलिए जब वह सो गया तो उसे प्रकाश में लाना पड़ा। पियानो नंबर दबाने के बाद उसने फोन को पियानो कवर पर रखा। अगर हम कभी भी समूह के मई से नहीं मिले, क्योंकि वह वास्तव में इस समूह के संगीत को पसंद करती थी, तो उसे परिचित राग सुनकर वह महसूस करता था कि वह एक ट्रांस में है। अगर हम कभी नहीं मिले होते तो मैं कहाँ होता? अगर हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते तो यह गीत अस्तित्व में नहीं होता। हर पल जीना है, हर पल मरना है, हर पल खुद से पूछना है। जिसने कभी खोजा नहीं, जिसने कभी संदेह नहीं किया,
यह धुंधली जिंदगी कहाँ जाएगी? वो दिन, वो पल, वो दृश्य। तुम मेरी जिंदगी में आए, तब से मेरे जीवन ने एक नई परिभाषा ले ली। मैं अपनी पुरानी कहानी से जाग गया। यह मूल रूप से एक उत्साहवर्धक गीत था, लेकिन इसे पियानो पर बजाने से यह हल्का और कोमल लगने लगा। गुसी ने साथ में गुनगुनाया। एक गीत खत्म करने से पहले वह दूसरे पर चली गई और उसने गाना जारी रखा, हवा में चलते हुए। आज की धूप इतनी कोमल है, जैसे तुम मुझे थामे हुए हो। अपने दोस्तों की नींद को प्रभावित करने के डर से उसे अपने सिर पर कंबल खींचना पड़ा। लगभग आधे घंटे तक पियानो की आवाज बजती रही। गुसी खुशी से गाती रही। उसकी तंद्रा धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आत्मा और अधिक जागृत हो गई। कॉन्सर्ट खत्म हुआ और गुसी ने फिर से फोन किया। जिया जिक्सुआन ने फोन उठाया और कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए? गुसी ने जवाब दिया, तुम्हारी वजह से मुझे अब नींद नहीं आती। चलो मिलते हैं, ठीक है? हाँ, गुसी यूं दंग रह गया। चलो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में मिलते हैं, जहां मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है। लेकिन क्या तुम घर पर नहीं हो? मैं अब स्कूल वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे पास मरहम है ना? मेरे मुंह में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप इसमें कुछ दवा लगा सकते हैं? अध्याय 29। संपादन नगन ने कोतुउक ने अपनी कमीज खींची, दुखी होने का नाटक किया और हाची तुयेन की ओर न देखते हुए चुपचाप त्रिन्ह बोई बोई और ल्यूक जिया डीप के बीच खूनी कत्लेआम को देखती हुई दूर चली गई। शर्मिंदा, हाची तुयेन आगे झुकी और फुसफुसाकर बोली, मैं अब तुम्हारी परवाह नहीं करना चाहती। गुसी ने उदास होकर कहा। वह उसके बारे में बहुत चिंतित थी, लेकिन वह केवल उसे चिढ़ाना जानता था। जिया जिक्सुआन ने देखा कि वह बटेर की तरह थी और मजाक करना बंद कर दिया। कहा, आपको कोई विशेष सजा नहीं मिली। लू मिंग को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमें उसके चिकित्सा खर्चों का ध्यान रखना है। दोनों कक्षाओं के बाकी छात्रों की आलोचना की गई थी। जिया जिक्सुआन शहर का शीर्ष छात्र था, लोंगक्सिंग स्कूल का चेहरा। भले ही प्रिंसिपल ने उसकी पृष्ठभूमि पर विचार न किया हो, फिर भी वह स्कूल की प्रतिष्ठा को महत्व देगा और उसका रिकॉर्ड खराब करने के लिए उसे दंडित नहीं करेगा। हालांकि लू मिंग को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके द्वारा पहले सब कुछ था। यह अपने मुंह के कोने पर लागू करता है। यह आपके लिए है। उस लू आदमी के साथ पूरी तरह से निपटेंगे। दोपहर की आखिरी क्लास खत्म हुई। लू जियाए ने कहा, आज की लड़ाई में टेंडन घायल हो गए हैं, उन्हें ठीक होने की जरूरत है। भाई बहन कुछ खाना चाहते हैं। लू परिवार मेहमानों को दावत दे। सुहान ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार उस जगह पर बुफे अच्छा था, आप हमें एक और भोजन कराएं। लू जियाए का उदार व्यवहार तुरंत बह गया। मैं अपने माता पिता की जेब खर्च पर जीने वाला एक दयनीय बच्चा हूँ। मेरी तुलना भाई जिया से मत करो, ठीक है? झो जियाओ ने दिल खोलकर हंसा। क्या यह हो सकता है कि आप हमें स्कूल कैफेटेरिया में भोजन करा रहे हैं, जबकि हर कोई अभी भी उत्साह से चर्चा कर रहा था? जिया जिक्सुआन ने कहा, मुझे आज रात घर जाना है, आप लोग आपस में इस पर चर्चा करें। लू जियाए ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप पारिवारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर नहीं जा रहे हैं? जिया जिक्सुआन ने जवाब नहीं दिया, बस खड़े हो गए और कहा, मैं जा रहा हूँ। जब जिया जिक्सुआन कक्षा से बाहर चला गया, तो गुसी ने झुककर लू से पूछा, जियाये, उसने अपने परिवार से किस तरह की शिक्षा प्राप्त की? लू जियाये ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, लू मिंग को अस्पताल में भर्ती होने की हद तक पीटा गया था। लू परिवार इसे आसानी से नहीं जाने देगा। इतुयेन के माता पिता को इसके बारे में जरूर पता चलेगा। सुहान ने कहा, इतुयेन को हमेशा बहुत सख्ती से पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ हुआ? वह झो जियाओ ने उसे बीच में टोका।
क्या यह सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई नहीं है? क्या कोई ऐसा लड़का है जिसने पहले लड़ाई न की हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है। ल्यूक जिया डीप ने को तुक के चिंतित भाव को देखा और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके माता पिता उसके साथ क्या कर सकते हैं? जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता अभी भी मेरी देखभाल करते हैं और मुझे अच्छी तरह से पालते हैं। मैं भी एतुयेन की तरह बनना चाहती हूँ, इतनी सक्षम कि लोग मेरे साथ कुछ न कर सकें। गुसीई के प्रतिक्रिया करने से पहले झेंग पेपेई ने पीछे से आकर उसे बाहर खींच लिया, मेज पर थपकी दी और कहा, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि एतुयेन यहाँ नहीं है, तुम गुसीई पर हाथ रख सकती हो। मेरे कर्ज को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। बियर की कई बोतलें, उन्हें बोतल से पीना। खाने के लिए अब बहुत आलसी था, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर ची तुयेन भी शामिल होता तो वह बहुत कम बोलता, लेकिन जब तक वह यहाँ था यह काफी था। पहले उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन अब बकबक और डांट के बीच जब वह खुश महसूस करती और इधर उधर देखती तो हाँ ची तुयेन को न देखकर उसे अचानक लगा कि अब यह सब दिलचस्प नहीं है। उसके बिना वह स्वाभाविक रूप से दुखी हो गई। ल्यूक जिया दीप अभी भी अपनी असाधारण बहादुरी के बारे में शेखी बघार रहा था और अपनी बात खत्म करने के बाद उसने हाँ ची तुयेन का जिक्र किया, उसकी ठंडी और उदासीन उपस्थिति से मूर्ख मत बनो। क्या तुमने उसे आज लड़ते देखा है? यह कहना होगा कि यह बहुत क्रूर था। ल्यूक मिन्हा, जो उसके साथ हाथापाई कर रहा था, वह सबसे गंभीर रूप से घायल हो गया था। एतुयेन ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बार जब उसने किसी को पीटा तो उसकी माँ भी उसे नहीं पहचानती थी। तो हान ने बिना किसी दया के कुछ जानकारी दी तो हाँ ची तुयेन के साथ दोस्त बनने से पहले उसे काफी पीटा गया था। चले जाओ। इस तरह हम अपने साथीपन को दिखाते हैं। आप जानते हैं, चू क्यू ने शराब के कुछ प्याले पी लिए थे, इसलिए वह सामान्य से ज्यादा बात करने लगा। जिया दीप बाहर से विद्रोही है, जबकि एतुयेन अंदर से विद्रोही है। दूसरे शब्दों में, जिया दीप एक फूल कढ़ाई वाला तकिया है, जबकि एतुयेन एक ऐसा व्यक्ति है जो छिपा हुआ है और प्रकट नहीं होता। छिपा हुआ और प्रकट नहीं, एक व्यक्ति जिसके पास प्रतिभा है लेकिन वह इसे छिपाता है ताकि दूसरे न जाने। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। लू जियाए ने झो कियाओ का वाइन कप लिया। मैंने तुम्हारे लिए जो वाइन खरीदी है उसे अब और मत पीना। जिया परिवार के घर पर जिया गुआंग्यू ने चाय का कप उठाया और धीरे धीरे उसका आनंद लिया। उनकी पत्नी पेंग लिंग उनके बगल में बैठी थी, अपना फोन पकड़े हुए और अपने अधीनस्थों को एक टेक्स्ट संदेश भेज रही थी। जिया जिक्सुआन सोफे पर अकेली बैठी थी। अपना काम खत्म करने के बाद पेंग लिंग ने अपना फोन नीचे रखा और कहा, लू परिवार ने पहले ही मामला सुलझा लिया है। जिया गुआंग्यू ने सिर हिलाया। पेंग लिंग ने जिया जिक्सुआन को देखा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसकी आवाज निराशा से भरी थी। तुम एक गिरोह का नेतृत्व करके लड़ाई कैसे कर सकती हो? हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम हमेशा तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनाना चाहते थे, और फिर भी तुमने ऐसा किया। जिया गुआंग्यू ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और धीरे से कहा, तुमने अपने दोस्त को इतना बुरा क्यों मारा? तुम दोनों में क्या झगड़ा है? हाँ ची तुयेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, कोई झगड़ा नहीं है। उसने ही लड़ाई शुरू की थी, इसलिए मैंने उसे मारा। मैंने कहा था कि मैं उसे मारूंगा, मैं उसे तुरंत मारूंगा। क्या तुम 3 साल के बच्चे हो? बंग लिन्ह ने फटकार लगाते हुए कहा, आज आपके माता पिता के साथ आपका झगड़ा हल हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर भविष्य में आप एक बड़ी समस्या पैदा करते हैं जिसका समाधान नहीं हो सकता है?
अगर तुम्हारी वजह से मेरे पिता पर असर पड़ा तो क्या होगा? माँ ने तुम्हें कई बार कहा है, स्कूल में तुम्हें पता होना चाहिए कि कब विनम्र होना है, खासकर दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है। तुम जितने उत्कृष्ट हो, उतना ही तुम्हें विनम्र और धैर्यवान होना सीखना चाहिए। जिया झिक्सुआन ने अपना सिर नीचे कर लिया, अपना माथा पकड़ लिया, थकावट से कहा, मैं थक गया हूँ। मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाना चाहता हूँ। पेंग लिंग ने यह सुना और भी असंतुष्ट हो गया, डांटते हुए, मैंने अभी तुम्हें केवल कुछ शब्द कहे हैं और तुम पहले से ही सुनना नहीं चाहते हो क्या? तुम भविष्य में और भी बड़ी समस्याएं पैदा करोगे। माँ, इतनी सारी धारणाएं मत बनाओ, यह व्यर्थ है। हाची तुयेन उठकर ऊपर चला गया। हाची तुयेन, तुम 17 साल के हो, यह उम्र अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने की है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी सीमाएं जानते होगे, उन बुरे छात्रों की तरह नहीं जो दिन भर लड़ते रहते हैं। पेंग लिंग ने कहा कि जिया गुआंगू ने जिया के बारे में कहा। उसके हाथ पहले से ही नीले रंग की नसों से भरे हुए थे। जब वह छोटा था, तब अपहरण किया गया था। यह अभी भी उसके दिल में एक अविस्मरणीय आघात था। उसका चेहरा सिर्फ काला था, इसलिए जब वह सो गया तो उसे प्रकाश में लाना पड़ा। पियानो नंबर दबाने के बाद उसने फोन को पियानो कवर पर रखा। अगर हम कभी भी समूह के मई से नहीं मिले, क्योंकि वह वास्तव में इस समूह के संगीत को पसंद करती थी, तो उसे परिचित राग सुनकर वह महसूस करता था कि वह एक ट्रांस में है। अगर हम कभी नहीं मिले होते तो मैं कहाँ होता? अगर हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते तो यह गीत अस्तित्व में नहीं होता। हर पल जीना है, हर पल मरना है, हर पल खुद से पूछना है। जिसने कभी खोजा नहीं, जिसने कभी संदेह नहीं किया, यह धुंधली जिंदगी कहाँ जाएगी? वो दिन, वो पल, वो दृश्य। तुम मेरी जिंदगी में आए, तब से मेरे जीवन ने एक नई परिभाषा ले ली। मैं अपनी पुरानी कहानी से जाग गया। यह मूल रूप से एक उत्साहवर्धक गीत था, लेकिन इसे पियानो पर बजाने से यह हल्का और कोमल लगने लगा। गुसी ने साथ में गुनगुनाया। एक गीत खत्म करने से पहले वह दूसरे पर चली गई और उसने गाना जारी रखा, हवा में चलते हुए, आज की धूप इतनी कोमल है, जैसे तुम मुझे थामे हुए हो। अपने दोस्तों की नींद को प्रभावित करने के डर से उसे अपने सिर पर कंबल खींचना पड़ा। लगभग आधे घंटे तक पियानो की आवाज बजती रही। गुसी खुशी से गाती रही। उसकी तंद्रा धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आत्मा और अधिक जागृत हो गई। कॉन्सर्ट खत्म हुआ और गुसी ने फिर से फोन किया। जिया जिक्सुआन ने फोन उठाया और कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए? गुसी ने जवाब दिया, तुम्हारी वजह से मुझे अब नींद नहीं आती। चलो मिलते हैं, ठीक है? हाँ, गुसी यूं दंग रह गया। चलो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में मिलते हैं, जहां मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है। लेकिन क्या तुम घर पर नहीं हो? मैं अब स्कूल वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे पास मरहम है ना? मेरे मुंह में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप इसमें कुछ दवा लगा सकते हैं? अध्याय 30। संपादन नगन नहीं को तू यूसी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना हाची तुयेन ने फोन रख दिया। कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में लौट आया। कपड़े बदलने के बाद उसने अपना बैकपैक पहना, टैक्सी बुलाई, नीचे गया और दरवाजे से बाहर निकल गया। मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड ने उसे देखा, यह सोचते हुए कि श्रीहा का बेटा आधी रात को कहाँ जा रहा है। हाची तुयेन ने कहा, मुझे डर है कि कल सुबह ट्रैफिक जाम के कारण मैं देर से पहुंचूंगी, इसलिए मैं आज रात को स्कूल जाऊंगी। ओह, तो क्या आपके पास लेने के लिए कोई कार है? क्या मैं तुम्हें स्कूल वापस ले जाने के लिए एक कार बुला सकता हूँ? गार्ड मुस्कुराया और बोला, कोई जरूरत नहीं, मैंने एक गाड़ी बुला ली है,
कार इलाके के बाहर खड़ी थी। जिया जिक्सुआन दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा और अंदर चला गया। उसने समय देखने के लिए अपना फोन चालू किया। तब तक 11:30 बज चुके थे। अगले दिन तक आधा घंटा बाकी था। उसने वास्तव में उसे इस समय कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था। जिया जिक्सुआन के दिल में अफसोस की एक चमक महसूस हुई, लेकिन यह जल्दी ही एक प्रबल इच्छा से दब गई। उसने अपना वीचैट खोला और गुस्सी को संदेश भेजा, मैं घर से निकल गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने दूसरा संदेश भेजा, मैं लगभग 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ गुस्सी को सिरदर्द था। अगर कोई और होता तो वह उन्हें पागल समझकर कोसती और फोन बंद करके वापस सो जाती। लेकिन यह कोई और नहीं था, यह जिया जिक्सुआन था, एकमात्र व्यक्ति जिसके साथ उसने अब तक बाकी सभी से अलग व्यवहार किया था। गुस्सी ने अपने फोन की टॉर्च चालू की और चुपचाप बिस्तर पर चली गई। डर था कि कपड़े बदलने से तेज आवाज होगी और उसकी रूममेट जाग जाएगी। उसने अपना पजामा पहना और उसके ऊपर एक ढीली शर्ट पहन ली। मौसम में हाल ही में ठंडक के संकेत मिले थे। डर था कि आधी रात को छत पर बैठना ठंडा हो जाएगा। उसने खुद को भेड़ की खाल के दुपट्टे में लपेट लिया। गुस्सी ने धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। पहली मंजिल पर चली गई। वहां 24 घंटे कर्मचारी ड्यूटी पर थे, इसलिए यह उन छात्रों के लिए बहुत सुविधाजनक था जो अंदर बाहर जाना चाहते थे। गुस्सी ने 2 किताबें पकड़ी और कहा, मेरे पास होमवर्क है जो मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। मैं इसे पूरा करने के लिए लाइब्रेरी जाना चाहती हूँ। इतनी देर हो गई है और तुम अभी भी पूरी रात जागकर पढ़ाई करना चाहते हो? अपने आप को ज्यादा मत थकाओ। कोतुक ने शर्म से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अब से अपने अध्ययन के समय की व्यवस्था पर ध्यान दूंगी। छात्रावास से सफलतापूर्वक निकलने के बाद गुस्सी सीधे कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में भाग गई। नीचे खड़े होकर उसे एहसास हुआ कि वह थोड़ा जल्दी आ गई थी। जिया जिक्सुआन की नियुक्ति के समय से लगभग 10 मिनट पहले। गुस्सी बिल्डिंग के बाहर फूलों के बिस्तर के पास खड़ी थी, समय बिताने के लिए उपन्यास पढ़ने के लिए अपना फोन खोल रही थी। जिया जिक्सुआन स्कूल के गेट तक चली गई, लेकिन गुस्सी को कहीं नहीं देखा। क्या वह फोन काटने के बाद फिर से सो गई थी? तो क्या आपने बाद में भेजा गया संदेश नहीं पढ़ा? वह आत्महनन से मुस्कुराया। वह वास्तव में बहुत दूर जा रहा था, एक बच्चे की तरह इतना विलक्षण और अधीर हो रहा था, लेकिन वैसे भी वह पहले से ही आ गया था। एसआईवाई एके कॉल उसके पीछे से आया। अरे, उसके सिर को मोड़ते हुए उसने देखा कि एक छोटी लड़की ने जल्दी से उसकी ओर चलते हुए देखा। जब वह करीब पहुंची तो उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिया जिक्सुआन ने उसे देखा, थोड़ा स्तब्ध। यह पहली बार था जब उसने उसे अपने लंबे बालों के साथ देखा। थोड़े उलझे हुए बाल उसके कंधों को ढक रहे थे। उसका चेहरा सिर्फ एक हाथ के आकार का था। उसकी बड़ी गोल आंखें स्पष्ट रूप से काली और सफेद थी, साथ ही बहुत लंबी पलकें। उसके सुंदर डिंपल उसकी मासूमियत में एक आकर्षण प्रकट करते थे, मीठा और मादक दोनों। रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी, जिससे उसके बाल झड़ रहे थे, साथ ही उसका दिल भी अनियमित रूप से धड़क रहा था। गुस्सी जिया जिक्सुआन की नज़र से थोड़ा शर्मिंदा था। काफी देर बाद वह फिर भी उसे उसी तरह देखता रहा, बिना कुछ कहे। उसने अपना सिर नीचे किया, अस्वाभाविक रूप से खांसी, और अपने लिए एक बहाना ढूंढा। क्योंकि देर हो चुकी है, मुझे अपने रूममेट्स के जागने का डर है, इसलिए मैं सिर्फ अपने पजामा और चप्पल में बाहर चली गई। जिया जिक्सुआन मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। कोतुक ने आगे कहा, तो चलो ऊपर चलें।
हाँ ची तुयेन ने उत्तर दिया। हाँ। गुसी जिया जिक्सुआन के बगल में चली गई। वे दोनों एक साथ सीढ़ियों से ऊपर गए। जैसे ही वे अंदर गए, क्योंकि रोशनी चालू नहीं थी, उनकी दृष्टि धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। गुसी ने लिफ्ट तक अपना रास्ता टटोला और कहा, ओह, लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया है। हम केवल सीढ़ियों से ही जा सकते हैं। वह जिया जिक्सुआन की ओर चली गई और बोली, सीढ़ियां वहां है। उसने अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसने जिया जिक्सुआन को छुआ, उसे लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने जल्दी से उसका हाथ दूर धकेल दिया और जल्दी से एक कदम पीछे हट गया। गुसी हैरान थी। तुम्हें क्या हो गया है? हाची तुयेन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, माफ करना, मुझे अंधेरे की आदत नहीं है, इसलिए मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। आपको अंधेरे से डर लगता है? गुसी को यह कहने के बाद थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे रोकने की कोशिश की। ज्ञान का एक देवता जो लोगों से इतनी क्रूरता से लड़ सकता था, वास्तव में अंधेरे से डरता था। हालांकि वह अभी भी बहुत चिंतित थी और बोली, यहाँ थोड़ा अंधेरा है। 1 मिनट रुको, मैं अपने फोन की टॉर्च चालू कर दूं। कोतुउक ने आगे का रास्ता रोशन करने के लिए टॉर्च जलाई और कहा, चलो चलें। यह महसूस करते हुए कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति तनावग्रस्त है, वह सहज रूप से उसे सांत्वना देना और सुरक्षा देना चाहती थी। इसलिए उसने धीरे से पूछा, क्या मैं आपको वहां ले जा सकती हूँ? हाँ, उसके गले से एक नरम जवाब आया। गुसी ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसका हाथ छू पाती, वह पहले से ही घबरा गई थी। उसका दिल एक हिरण के बच्चे की तरह बेकाबू हो गया था, लेकिन उसने खुद को रोकने की कोशिश की और जिया जिक्सुआन का हाथ पकड़ने की पहल की। अपनी शर्मिंदगी को कम करने के लिए उसने मजाक में कहा, बहन गु के हाथ पकड़ने और तुम्हें आगे ले जाने से छोटे भाई को अब अंधेरे से डर नहीं लगेगा। जिया जिक्सुआन ने बस थोड़ा सा मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा। उसने लाइट जलाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियां चढ़ गई। शांत अंधेरे में केवल 2 लोगों की सांसों के साथ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। पहले तो उसने ही उसका हाथ थामने की पहल की, लेकिन जब उसने ध्यान नहीं दिया तो वह उसका हाथ कसकर पकड़ने लगा। गुसी माहौल को शांत करना चाहती थी, इसलिए उसने फिर से बातचीत शुरू की। क्या तुम्हारे चाचा और चाची ने तुम्हें आज रात घर बुलाया है? हाँ। तुम्हारी लड़ाई के कारण? हाँ। तो क्या तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें डांटा? हाँ। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कमजोरी से कहा, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। अगर उसने ल्यूक मिन्ह को अस्वीकार नहीं किया होता तो वह उसे भड़काने नहीं आता, वह बास्केटबॉल खेल नहीं होता और खेल के बाद कोई संघर्ष नहीं होता। तो फिर तुम मेरे साथ इसकी भरपाई कैसे करने की योजना बना रहे हो? हाची तुयेन ने अचानक पूछा। ओह! कोतुउक दंग रह गई। तुम मेरी वजह से लड़े, मेरी वजह से डांटे, तुम्हारे मुंह का कोना अभी भी दुख रहा है। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होता। कोतुउक उलझन में था। उसने बहुत देर तक अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर बोला, तो फिर मैं तुम्हारे लिए दवा लगा देता हूँ। पर्याप्त नहीं? तो अब से आप मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं करूँगा, कभी मना नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे याद है। गुस्सी भविष्य में जीवन की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाई, बड़े भाई जिया द्वारा आदेश दिए जाने पर। वे दोनों छत पर गए और रोशनी देखी। वहां सजावटी रोशनी, चांदनी और सितारों से भरा आसमान था। गुस्सी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने फोन की टॉर्च बंद कर दी। उसकी हथेली का तापमान अचानक गायब हो गया। जिया जिक्सुआन ने अपने हाथों को मुट्ठी में कस लिया। उसकी आंखों में थोड़ी कमी दिख रही थी। वे दोनों रेलिंग की ओर चले गए। गुस्सी ने अपने बैग से मरहम और पट्टियां निकालीं।
और पट्टी पर दवा निचोड़ने ही वाली थी कि जिया जिक्सुआन ने कहा, मुझे पट्टियां इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। कोतुयूसी ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। लेकिन पट्टी का उपयोग करना साफ है। अपने हाथों का उपयोग करने में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। यह ठीक है, बस अपने हाथों का उपयोग करें। जिया जिक्सुआन इतना दृढ़ निश्चयी था कि गुसी के पास उसकी इच्छा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने हाथ पर मरहम निचोड़ा और ध्यान से उसके मुंह के कोने पर लगाया। सूजे हुए घाव को देखकर वह दिल का दर्द महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, अगर दर्द हो तो मुझे बताओ। जिया जिक्सुआन ने गुसी के बालों को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां उसके बालों में चल रही थी और उसके सिर को सहला रही थी। गुसी के सिर का सिर ऐसा लगा जैसे फटने वाला है। उसके पूरे शरीर में एक झुनझुनी बिजली का करंट फैल गया, जिससे उसकी उंगलियां कांपने लगी। इसलिए उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और कहा, तुम क्या कर रही हो? तुम अपने बाल खुले रखकर बहुत सुंदर लग रही हो। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। उसकी ओर देखते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हारे लंबे बाल पसंद हैं। अचानक अपने सामने तारीफ सुनकर गुसीयू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका चेहरा लाल हो गया और वह घबरा गई और बोली, तुम क्या कह रहे हो? बातें करना बंद करो। चुपचाप बैठो और मेरा दवाई लगाना खत्म होने का इंतजार करो। ठीक है? ठीक है, उसने अपने होठों को सिकोड़कर मुस्कुराया। गुसीयी ने उस पर दवा लगाना जारी रखा और उसका हाथ एक बार फिर उसके बालों को सहलाने के लिए उठा। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। अब और मत हिलना। क्या मैंने अभी नहीं कहा था कि तुम जो चाहो कर सकते हो? अब मैं आपके बालों को थोड़ा सा छूना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसा करने नहीं देती। उसने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, मैं दवा लगा रहा हूँ। अगर तुम हिलोगी तो इसका असर मुझ पर पड़ेगा। कोतुउक की आवाज मच्छर जितनी छोटी थी। वास्तव में उसने बहुत अच्छा सहयोग किया। चुपचाप बैठा रहा और उसे दवा लगाने दिया। जब गुसीयू ने उसका हाथ छोड़ा तो जिया जिजुआन अचानक उसके करीब आ गया। वह एक कदम और आगे बढ़ा। वह एक कदम पीछे हटी, लेकिन उसकी पीठ पहले से ही रेलिंग से सटी हुई थी। वह और पीछे नहीं हट सकती थी। जिया जिजुआन ने उसके पीछे रेलिंग पर अपने हाथ रखे, उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने दवा लगाना समाप्त कर दिया है न? हाँ। तो क्या अब मैं तुम्हारे बाल सहला सकता हूँ? आप पर है। गुसी ने अपना सिर नीचे किया और दवा की नली पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर रही हो। जिया जिक्सुआन ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, चुपचाप मुस्कुराया। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझी हुई थी। गुसी ने अपने होंठ हल्के से काटे, उस सुन्न भावना को दबाते हुए जो लोगों को घबराहट और संतुष्टि दोनों का एहसास कराती है। उसके बालों को एक तरफ उठाते हुए जिया जिक्सुआन उसकी साइड प्रोफाइल को साफ तौर पर देख सकता था। उसकी आंखें स्थिर थीं। उसकी नाक पर घाव को ध्यान से देखते हुए, थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए। क्या आपकी नाक अभी भी दुख रही है? उसने पूछा। यह बेहतर है। अब पहले जितना दर्द नहीं होता, और इसके अलावा वह कमजोर लड़की नहीं है। वह थोड़े दर्द को आसानी से नजरअंदाज कर देगी। अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। नहीं, बस उस समय, किसी भी समय नहीं। उसने उसकी बात काटते हुए कहा। उसका लहजा कुछ हद तक जोरदार था। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तुम मेरे बारे में चिंतित थे। कोतुउक ने दुखी होकर कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें चोट लगते नहीं देखना चाहता। उसने अपनी भावनाओं को दबाया और धीरे से बोला। उसकी शिकायत तुरंत पानी के पोखर में बदल गई। तुम्हें याद रखना होगा, मैं ही तुम्हारी रक्षा करता हूँ।
गुसी ने जिया जिक्सुआन की ओर देखा। उसने उसकी आंखों में ईमानदारी और दृढ़ संकल्प देखा, जैसे कि यह सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि एक वादा था। उसे अपने दिल में बहुत गर्मजोशी महसूस हुई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। काफी देर बाद वह कहने में कामयाब हुई, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ची तुयेन मुस्कुराया और कहा, क्या मैं आपके साथ कुछ खेल खेल सकता हूँ? को तू यूसी शर्मिंदा दिखी और उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं गेम खेलना छोड़ दूंगी। उन्हें डर था कि गेम खेलने से मेरी पढ़ाई प्रभावित होगी। अगर मैं आपके साथ खेलूं तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेरी शैक्षणिक प्रगति सुधारने में मेरी मदद कर सकते हैं। गुसी यी का मूल रूप से बहुत दृढ़ हृदय अब सिद्धांतहीन हो गया था। मैं केवल लियन क्वान खेलता हूँ, पबजी नहीं। तो लियन क्वान खेलो। ल्यूक जिया दीप को यह खेल खेलना पसंद था और वह अक्सर उसे अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित करता था, इसलिए हाँ ची तुयेन इसमें काफी अच्छा था। वे दोनों दीवार के सहारे बैठ गए। कुतु यूसी खेल के डाउनलोड होने का इंतजार कर रही थी। हवा का एक झोंका आया। उसने अपना लबादा खोला और अपने बगल में बैठे हाची तुयेन को ढक लिया। चलो इसे साझा करते हैं, सर्दी न लग जाए। जिया जिक्सुआन विनम्र नहीं था। उसने उसके लिए थोड़ा करीब से झुकने की पहल की। उसके आसपास के कोमल सुगंध ने उसे बहुत आरामदायक बना दिया। कल उसे स्कूल जाना था, लेकिन उसके दिल में एक दानव था। ऑन्टिन्स, लेकिन वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। जितना अधिक वह अधिक नींद में बजती थी। उसका सिर चिकन पेकिंग चावल की तरह सिर हिलाता रहा। बिना कुछ कहे एक राउंड खत्म करने के बाद उसने तुरंत एक नया राउंड शुरू कर दिया। उसे कुछ भी कहने का समय नहीं दिया। गुसी का दिमाग अस्त व्यस्त था। उसकी आंखें अब और नहीं खुल पा रही थी। उसने विरोध करने की कोशिश की, यहाँ तक कि चुपके से अपनी हथेली पर जोर से दबाया, लेकिन फिर भी थकान आ गई। क्या ऐसा करना तुम्हारा स्वार्थ नहीं है? हाँ, गुसीयू ने स्वप्नवत उत्तर दिया, तुम सो नहीं सकती, लेकिन तुम मुझे अपने साथ जगाए रखती हो। कोई बात नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने जोर से जम्हाई ली, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो? अध्याय 30। संपादन नगन नहीं को तू यूसी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना हाची तुयेन ने फोन रख दिया। कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में लौट आया। कपड़े बदलने के बाद उसने अपना बैकपैक पहना, टैक्सी बुलाई, नीचे गया और दरवाजे से बाहर निकल गया। मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड ने उसे देखा, यह सोचते हुए कि श्रीहा का बेटा आधी रात को कहाँ जा रहा है। हाची तुयेन ने कहा, मुझे डर है कि कल सुबह ट्रैफिक जाम के कारण मैं देर से पहुंचूंगी, इसलिए मैं आज रात को स्कूल जाऊंगी। ओह, तो क्या आपके पास लेने के लिए कोई कार है? क्या मैं तुम्हें स्कूल वापस ले जाने के लिए एक कार बुला सकता हूँ? गार्ड मुस्कुराया और बोला, कोई जरूरत नहीं, मैंने एक गाड़ी बुला ली है। कार इलाके के बाहर खड़ी थी। जिया जिक्सुआन दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा और अंदर चला गया। उसने समय देखने के लिए अपना फोन चालू किया। तब तक 11:30 बज चुके थे। अगले दिन तक आधा घंटा बाकी था। उसने वास्तव में उसे इस समय कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था। जिया जिक्सुआन के दिल में अफसोस की एक चमक महसूस हुई, लेकिन यह जल्दी ही एक प्रबल इच्छा से दब गई। उसने अपना वीचैट खोला और गुसी को संदेश भेजा, मैं घर से निकल गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने दूसरा संदेश भेजा, मैं लगभग 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ गुसी को सिरदर्द था। अगर कोई और होता तो वह उन्हें पागल समझकर कोसती और फोन बंद करके वापस सो जाती।
लेकिन यह कोई और नहीं था, यह जिया जिक्सुआन था, एकमात्र व्यक्ति जिसके साथ उसने अब तक बाकी सभी से अलग व्यवहार किया था। गुसी ने अपने फोन की टॉर्च चालू की और चुपचाप बिस्तर पर चली गई। डर था कि कपड़े बदलने से तेज आवाज होगी और उसकी रूममेट जाग जाएगी। उसने अपना पजामा पहना और उसके ऊपर एक ढीली शर्ट पहन ली। मौसम में हाल ही में ठंडक के संकेत मिले थे। डर था कि आधी रात को छत पर बैठना ठंडा हो जाएगा। उसने खुद को भेड़ की खाल के दुपट्टे में लपेट लिया। गुसी ने धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई, पहली मंजिल पर चली गई। वहां 24 घंटे कर्मचारी ड्यूटी पर थे, इसलिए यह उन छात्रों के लिए बहुत सुविधाजनक था जो अंदर बाहर जाना चाहते थे। गुसी ने 2 किताबें पकड़ी और कहा, मेरे पास होमवर्क है जो मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। मैं इसे पूरा करने के लिए लाइब्रेरी जाना चाहती हूँ। इतनी देर हो गई है और तुम अभी भी पूरी रात जागकर पढ़ाई करना चाहते हो? अपने आप को ज्यादा मत थकाओ। कोतुक ने शर्म से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अब से अपने अध्ययन के समय की व्यवस्था पर ध्यान दूंगी। छात्रावास से सफलतापूर्वक निकलने के बाद गुसी सीधे कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में भाग गई। नीचे खड़े होकर उसे एहसास हुआ कि वह थोड़ा जल्दी आ गई थी, जिया जिक्सुआन की नियुक्ति के समय से लगभग 10 मिनट पहले। गुसी बिल्डिंग के बाहर फूलों के बिस्तर के पास खड़ी थी, समय बिताने के लिए उपन्यास पढ़ने के लिए अपना फोन खोल रही थी। जिया जिक्सुआन स्कूल के गेट तक चली गई, लेकिन गुसी को कहीं नहीं देखा। क्या वह फोन काटने के बाद फिर से सो गई थी? तो क्या आपने बाद में भेजा गया संदेश नहीं पढ़ा? वह आत्महनन से मुस्कुराया। वह वास्तव में बहुत दूर जा रहा था, एक बच्चे की तरह इतना विलक्षण और अधीर हो रहा था, लेकिन वैसे भी वह पहले से ही आ गया था। एसाइवाए एके कॉल उसके पीछे से आया। अरे, उसके सिर को मोड़ते हुए उसने देखा कि एक छोटी लड़की ने जल्दी से उसकी ओर चलते हुए देखा। जब वह करीब पहुंची तो उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिया जिक्सुआन ने उसे देखा, थोड़ा स्तब्ध। यह पहली बार था जब उसने उसे अपने लंबे बालों के साथ देखा। थोड़े उलझे हुए बाल उसके कंधों को ढक रहे थे। उसका चेहरा सिर्फ एक हाथ के आकार का था। उसकी बड़ी गोल आंखें स्पष्ट रूप से काली और सफेद थी, साथ ही बहुत लंबी पलकें, उसके सुंदर डिंपल उसकी मासूमियत में एक आकर्षण प्रकट करते थे, मीठा और मादक दोनों। रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी, जिससे उसके बाल झड़ रहे थे, साथ ही उसका दिल भी अनियमित रूप से धड़क रहा था। गुसी जिया जिक्सुआन की नज़र से थोड़ा शर्मिंदा था। काफी देर बाद वह फिर भी उसे उसी तरह देखता रहा, बिना कुछ कहे। उसने अपना सिर नीचे किया, अस्वाभाविक रूप से खांसी, और अपने लिए एक बहाना ढूंढा। क्योंकि देर हो चुकी है, मुझे अपने रूममेट्स के जागने का डर है, इसलिए मैं सिर्फ अपने पजामा और चप्पल में बाहर चली गई। जिया जिक्सुआन मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। कोतुक ने आगे कहा, तो चलो ऊपर चलें? हाँ, ची तुयेन ने उत्तर दिया। हाँ। गुसी जिया जिक्सुआन के बगल में चली गई। वे दोनों एक साथ सीढ़ियों से ऊपर गए। जैसे ही वे अंदर गए, क्योंकि रोशनी चालू नहीं थी, उनकी दृष्टि धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। गुसी ने लिफ्ट तक अपना रास्ता टटोला और कहा, ओह, लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया है, हम केवल सीढ़ियों से ही जा सकते हैं। वह जिया जिक्सुआन की ओर चली गई और बोली, सीढ़ियाँ वहाँ है। उसने अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसने जिया जिक्सुआन को छुआ, उसे लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने जल्दी से उसका हाथ दूर धकेल दिया और जल्दी से एक कदम पीछे हट गया। गुसी हैरान थी, तुम्हें क्या हो गया है? हाची तुयेन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा,
माफ करना, मुझे अंधेरे की आदत नहीं है इसलिए मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। आपको अंधेरे से डर लगता है? गुस्सी को यह कहने के बाद थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे रोकने की कोशिश की। ज्ञान का एक देवता जो लोगों से इतनी क्रूरता से लड़ सकता था, वास्तव में अंधेरे से डरता था। हालांकि वह अभी भी बहुत चिंतित थी और बोली, यहाँ थोड़ा अंधेरा है। 1 मिनट रुको, मैं अपने फोन की टॉर्च चालू कर दूं। कोतुक ने आगे का रास्ता रोशन करने के लिए टॉर्च जलाई और कहा, चलो चलें। यह महसूस करते हुए कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति तनावग्रस्त है, वह सहज रूप से उसे सांत्वना देना और सुरक्षा देना चाहती थी। इसलिए उसने धीरे से पूछा, क्या मैं आपको वहां ले जा सकती हूँ? हाँ, उसके गले से एक नरम जवाब आया। गुस्सी ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसका हाथ छू पाती, वह पहले से ही घबरा गई थी। उसका दिल एक हिरण के बच्चे की तरह बेकाबू हो गया था, लेकिन उसने खुद को रोकने की कोशिश की और जिया जिक्सुआन का हाथ पकड़ने की पहल की। अपनी शर्मिंदगी को कम करने के लिए उसने मजाक में कहा, बहन गु के हाथ पकड़ने और तुम्हें आगे ले जाने से छोटे भाई को अब अंधेरे से डर नहीं लगेगा। जिया जिक्सुआन ने बस थोड़ा सा मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा। उसने लाइट जलाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियां चढ़ गई। शांत अंधेरे में केवल 2 लोगों की सांसों के साथ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। पहले तो उसने ही उसका हाथ थामने की पहल की, लेकिन जब उसने ध्यान नहीं दिया तो वह उसका हाथ कसकर पकड़ने लगा। गुस्सी माहौल को शांत करना चाहती थी, इसलिए उसने फिर से बातचीत शुरू की। क्या तुम्हारे चाचा और चाची ने तुम्हें आज रात घर बुलाया है? हाँ। तुम्हारी लड़ाई के कारण? हाँ। तो क्या तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें डांटा? हाँ। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कमजोरी से कहा, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। अगर उसने ल्यूक मिन्ह को अस्वीकार नहीं किया होता तो वह उसे भड़काने नहीं आता, वह बास्केटबॉल खेल नहीं होता और खेल के बाद कोई संघर्ष नहीं होता। तो फिर तुम मेरे साथ इसकी भरपाई कैसे करने की योजना बना रहे हो? हाँ ची तुयेन ने अचानक पूछा। ओह! कोतुक दंग रह गई। तुम मेरी वजह से लड़े, मेरी वजह से डांटे, तुम्हारे मुंह का कोना अभी भी दुख रहा है। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होता। कोतुक उलझन में था। उसने बहुत देर तक अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर बोला, तो फिर मैं तुम्हारे लिए दवा लगा देता हूँ। पर्याप्त नहीं? तो अब से आप मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं करूँगा, कभी मना नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे याद है। गुस्सी भविष्य में जीवन की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाई। बड़े भाई जिया द्वारा आदेश दिए जाने पर वे दोनों छत पर गए और रोशनी देखी। वहां सजावटी रोशनी, चांदनी और सितारों से भरा आसमान था। गुस्सी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने फोन की टॉर्च बंद कर दी। उसकी हथेली का तापमान अचानक गायब हो गया। जिया जिक्सुआन ने अपने हाथों को मुट्ठी में कस लिया। उसकी आंखों में थोड़ी कमी दिख रही थी। वे दोनों रेलिंग की ओर चले गए। गुस्सी ने अपने बैग से मरहम और पट्टियां निकालीं और पट्टी पर दवा निचोड़ने ही वाली थी कि जिया जिक्सुआन ने कहा, मुझे पट्टियां इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। कोतुयूसी ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। लेकिन पट्टी का उपयोग करना साफ है। अपने हाथों का उपयोग करने में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। यह ठीक है, बस अपने हाथों का उपयोग करें। जिया जिक्सुआन इतना दृढ़ निश्चयी था कि गुस्सी के पास उसकी इच्छा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने हाथ पर मरहम निचोड़ा और ध्यान से उसके मुंह के कोने पर लगाया। सूजे हुए घाव को देखकर वह दिल का दर्द महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, अगर दर्द हो तो मुझे बताओ। जिया जिक्सुआन ने गुस्सी के बालों को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां उसके बालों में चल रही थी
और उसके सिर को सहला रही थी। गुसी के सिर का सिर ऐसा लगा जैसे फटने वाला है। उसके पूरे शरीर में एक झुनझुनी बिजली का करंट फैल गया, जिससे उसकी उंगलियां कांपने लगी। इसलिए उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और कहा, तुम क्या कर रही हो? तुम अपने बाल खुले रखकर बहुत सुंदर लग रही हो। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। उसकी ओर देखते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हारे लंबे बाल पसंद हैं। अचानक अपने सामने तारीफ सुनकर गुसीयू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका चेहरा लाल हो गया और वह घबरा गई और बोली, तुम क्या कह रहे हो? बातें करना बंद करो। चुपचाप बैठो और मेरा दवाई लगाना खत्म होने का इंतजार करो। ठीक है? ठीक है। उसने अपने होठों को सिकोड़कर मुस्कुराया। गुसीयी ने उस पर दवा लगाना जारी रखा और उसका हाथ एक बार फिर उसके बालों को सहलाने के लिए उठा। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। अब और मत हिलना। क्या मैंने अभी नहीं कहा था कि तुम जो चाहो कर सकते हो? अब मैं आपके बालों को थोड़ा सा छूना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसा करने नहीं देती। उसने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, मैं दवा लगा रहा हूँ। अगर तुम हिलोगी तो इसका असर मुझ पर पड़ेगा। कुतुक की आवाज मच्छर जितनी छोटी थी। वास्तव में उसने बहुत अच्छा सहयोग किया। चुपचाप बैठा रहा और उसे दवा लगाने दिया। जब गुसीयू ने उसका हाथ छोड़ा तो जियाजी जुआन अचानक उसके करीब आ गया। वह एक कदम और आगे बढ़ा। वह एक कदम पीछे हटी, लेकिन उसकी पीठ पहले से ही रेलिंग से सटी हुई थी। वह और पीछे नहीं हट सकती थी। जियाजी जुआन ने उसके पीछे रेलिंग पर अपने हाथ रखे, उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने दवा लगाना समाप्त कर दिया है न? हाँ। तो क्या अब मैं तुम्हारे बाल सहला सकता हूँ? आप पर है। गुसी ने अपना सिर नीचे किया और दवा की नली पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर रही हो। जिया जिक्सुआन ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, चुपचाप मुस्कुराया। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझी हुई थी। गुसी ने अपने होंठ हल्के से काटे, उस सुन्न भावना को दबाते हुए जो लोगों को घबराहट और संतुष्टि दोनों का एहसास कराती है। उसके बालों को एक तरफ उठाते हुए जिया जिक्सुआन उसकी साइड प्रोफाइल को साफ तौर पर देख सकता था। उसकी आंखें स्थिर थीं। उसकी नाक पर घाव को ध्यान से देखते हुए, थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए। क्या आपकी नाक अभी भी दुख रही है? उसने पूछा। यह बेहतर है। अब पहले जितना दर्द नहीं होता, और इसके अलावा वह कमजोर लड़की नहीं है। वह थोड़े दर्द को आसानी से नजरअंदाज कर देगी। अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। नहीं, बस उस समय, किसी भी समय नहीं। उसने उसकी बात काटते हुए कहा। उसका लहजा कुछ हद तक जोरदार था। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तुम मेरे बारे में चिंतित थे। कुतुक ने दुखी होकर कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें चोट लगते नहीं देखना चाहता। उसने अपनी भावनाओं को दबाया और धीरे से बोला। उसकी शिकायत तुरंत पानी के पोखर में बदल गई। तुम्हें याद रखना होगा, मैं ही तुम्हारी रक्षा करता हूँ। गुसी ने जिया जिक्सुआन की ओर देखा। उसने उसकी आंखों में ईमानदारी और दृढ़ संकल्प देखा, जैसे कि यह सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि एक वादा था। उसे अपने दिल में बहुत गर्मजोशी महसूस हुई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। काफी देर बाद वह कहने में कामयाब हुई, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ चितुएन मुस्कुराया और कहा, क्या मैं आपके साथ कुछ खेल खेल सकता हूँ? कुतु यूसी शर्मिंदा दिखी और उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं गेम खेलना छोड़ दूंगी। उन्हें डर था कि गेम खेलने से मेरी पढ़ाई प्रभावित होगी। अगर मैं आपके साथ खेलूं तो कोई बात नहीं, क्यों?
क्योंकि आप मेरी शैक्षणिक प्रगति सुधारने में मेरी मदद कर सकते हैं। गुसी यी का मूल रूप से बहुत दृढ़ हृदय अब सिद्धांतहीन हो गया था। मैं केवल लियन क्वान खेलता हूँ, पबजी नहीं। तो लियन क्वान खेलो। ल्यूक जियादीप को यह खेल खेलना पसंद था और वह अक्सर उसे अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित करता था, इसलिए हाँ ची तुयेन इसमें काफी अच्छा था। वे दोनों दीवार के सहारे बैठ गए। कुतु यूसी खेल के डाउनलोड होने का इंतजार कर रही थी। हवा का एक झोंका आया, उसने अपना लबादा खोला और अपने बगल में बैठे हाची तुयेन को ढक लिया। चलो इसे साझा करते हैं, सर्दी न लग जाए। जिया जिक्सुआन विनम्र नहीं था, उसने उसके लिए थोड़ा करीब से झुकने की पहल की। उसके आसपास के कोमल सुगंध ने उसे बहुत आरामदायक बना दिया। कल उसे स्कूल जाना था, लेकिन उसके दिल में एक दानव था। ऑन्टिन्स, लेकिन वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। जितना अधिक वह अधिक नींद में बजती थी। उसका सिर चिकन पेकिंग चावल की तरह सिर हिलाता रहा। बिना कुछ कहे एक राउंड खत्म करने के बाद उसने तुरंत एक नया राउंड शुरू कर दिया। उसे कुछ भी कहने का समय नहीं दिया। गुसी का दिमाग अस्त व्यस्त था, उसकी आंखें अब और नहीं खुल पा रही थी। उसने विरोध करने की कोशिश की, यहाँ तक कि चुपके से अपनी हथेली पर जोर से दबाया, लेकिन फिर भी थकान आ गई। क्या ऐसा करना तुम्हारा स्वार्थ नहीं है? हाँ, गुसीयू ने स्वप्नवत उत्तर दिया। तुम सो नहीं सकती, लेकिन तुम मुझे अपने साथ जगाए रखती हो। कोई बात नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने जोर से जम्हाई ली। हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो?